नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूरोप कभी दुनिया का अग्रणी इलाका होता था, लेकिन आज उसकी स्थिति पस्त हाल होती जा रही है। वो लगातार पिछड़ता जा रहा है, राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, सामरिक तौर पर भी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी। और ये कई कारणों से हो रहा है। चीन ने जिस तरह से आर्थिक प्रगति की है उसकी वजह से वो फंसा हुआ है। अमेरिका जिस तरह से दबाव डाल रहा है उस वजह से है। ट्रंप ने खास तौर पर जो टैरिफ के को लेकर पॉलिसी अपनाई है उसकी वजह से है, या नाटो के मामले में, यूरोप की सुरक्षा के मामले में जो उन्होंने अपनी नीतियां बदली हैं उनकी वजह से यूरोप बुरी तरह से फंसा हुआ। लेकिन अव्वल तो वो अपने ही कारणों से फंसा हुआ है, अपनी ही आर्थिक नीतियों की वजह से वो पिछड़ता जा रहा है। और आज आलम यह है कि यूरोप, जो कि संपूर्ण यूरोप चीन के मुकाबले काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो चीन के लगभग बराबर जीडीपी पर पहुंच गया है। दोनों लगभग 19 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हैं दोनों। सोचिए, यूरोप इतना बड़ा क्षेत्र, इतने सारे मुल्क, और चीन अकेला, दोनों की। और ये माना जा रहा है कि कभी भी चीन उसको सरपास कर सकता है, उससे आगे निकल सकता है। यूरोप आज अगर हम देखें तो वो एक आर्थिक मंदी की तौर पर के दौर से गुजर रहा है। जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें ज़बरदस्त तनाव है, अमेरिकी नीतियों का प्रभाव है, और पूरा यूरोप एक तरह से आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार भी है। हर देश में, ज़्यादातर देशों में हलचल मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है। दक्षिणपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं, नफरत फैला रही हैं और हिंसा के आसार बन रहे हैं। और यूक्रेन की वार तो चल ही रही है, जिसकी वजह से स्थितियां और बिगड़ी हैं। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक संकट जो है वो कितना गंभीर है और कितना मल्टी डायमेंशनल है। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था अभी कहा जा रहा है कि अब थोड़ी सी बेहतर हुई है। यूरो एरिया जो 19 देशों का समूह है उसमें जीडीपी विकास दर केवल 0.8 से 1.3 रहने की उम्मीद है। अब आप सोचिए, इसको ये माना जा रहा है कि मंदी से उबर रहा है। इसके पहले वो 0.7% तक पहुंच गया था, अब उससे थोड़ा उबरता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत कम है। अगर वैश्विक औसत को देखें तो उसके हिसाब से कम है। आईएमएफ कह रहा है कि 2026 में ये 1.2% तक पहुंच सकता है। लेकिन जो एनर्जी की क्राइसिस है, जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, और जो ट्रेड में तमाम तरह के बैरियर्स हैं, उनकी वजह से वो ये भी अचीव कर ले तो बड़ी बात होगी, इससे नीचे भी जा सकती है। मुद्रास्फीति ज़रूर कंट्रोल में है, 2.1% तक गिरने की उम्मीद है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो एनर्जी सप्लाई होती थी रूस से, उसमें बाधा आई है और वो अभी भी बहुत महंगी है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जर्मनी और इटली जैसे देशों में औद्योगिक उत्पादन इसकी वजह से 5 से 10% तक गिर चुका है। फिर जो बैंकों पर जो सरकारी कर्ज है वो ज़बरदस्त बढ़ गया है, और ये कभी भी बैंकिंग संकट में, बैंकिंग क्राइसिस में तब्दील हो सकता है। और यदि कोई बड़ा संकट, बैंकिंग संकट आता है तो उसके लिए ईयू तैयार नहीं है, और अरबों यूरो का उन्हें नुकसान हो सकता है। तो ये एक अक्रॉस यूरोप में दिख रहा है। हालांकि छोटे मोटे कुछ देश हैं जैसे पोलैंड है, स्पेन है, इनकी जो विकास दर है 3.2%, 2.9% है। लेकिन ये कोई, अगर आप बड़े देशों को देखें, जर्मनी 0.5%, फ्रांस 1%, ये विकास दर से कैसे उबर पाएगा यूरोप, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। और अगर आप देखें, इसकी तुलना करें यूरोप के विकास दर से, अमेरिका के विकास दर से और चीन के विकास दर से, तो बहुत बहुत कम है। अमेरिका की विकास दर 2.5% है,
और चीन की 5% है। अब आप सोच लीजिए कहाँ चीन, कहाँ ईयू और यूरोप, दोनों को आप मिलकर ले सकते हैं। चीन से पिछड़ने के मामले में अगर हम इसकी तुलना करें कि कैसे चीन से वो पिछड़ता जा रहा है, आज जो दोनों ईयू की जो नॉमिनल जीडीपी है और चीन की जो नॉमिनल जीडीपी है, इसमें मुश्किल से 0.60% का अंतर है। यानी ईयू का जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 19.99 ट्रिलियन डॉलर है और चीन का 19.23 ट्रिलियन डॉलर है। अब आप ये समझ लीजिए कि कितने क्लोज हैं और चीन ने किस रफ्तार से तरक्की की है और उसके सामने ये टिक नहीं रहे हैं। व्यापार असंतुलन है ज़बरदस्त। ईयू का चीन के साथ व्यापार घाटा 300 बिलियन यूरो से अधिक हो गया है और चीनी सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल ने यूरोपीय उद्योगों, ऑटोमोटिव उद्योग जो है उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 2025 में चीनी निर्यात ईयू को 14% तक बढ़ा है। अब आप सोच लीजिए, यूरोप जो कभी टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का और इस सब का इंजन माना जाता था, वो अब चीन से किस तरह से पिछड़ता जा रहा है, उसकी निर्भरता किस तरह से चीन पर बढ़ती जा रही है। और जो चीन जैसे विकासशील देश जो हैं अर्थतंत्र तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन ईयू कई वजहों से पिछड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी रीजंस भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो पिछड़ ही रहा है। जो रणनीतिक निर्भरता है वो भी ईयू की तकनीकी और जो सप्लाई चेन है उस पर, चीन पर निर्भर है, जो डिपेंडेंसी रिस्क बढ़ा रही है। और ईयू ने डी रिस्किंग नीति अपनाई तो है, मतलब चीन पर निर्भरता कम करने की एक नीति तो अपनाई है, लेकिन उसमें बहुत ठोस प्रगति नहीं हो रही है। जो यूरोप पर दबाव बढ़ा है, हाल में दबाव, पहले से मंदी चल रही है, पहले से वो सब सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं, लेकिन कुछ नए दबाव पड़े हैं। एक तो जैसा मैंने जिक्र किया कि यूक्रेन वार की वजह से यूरोप पर बहुत ज़बरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन वार को सपोर्ट करने के लिए उसे अपने संसाधन भी लगाने पड़ रहे हैं। अमेरिका लगा रहा है, यूरोप को भी लगाने पड़ रहे हैं। एक तो ये दबाव पड़ा है। दूसरा, रूस से जो एनर्जी सप्लाई होती थी, जो कि सीधे यूरोप से कनेक्टेड है, वो बाधित हुई है। उस पर चूंकि सैंक्शन लगा दिए यूरोप पर, रूस पर, इसलिए वो लेना, कुछ यूरोपीय देश फिर भी थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। जैसे हंगरी को छूट दे रखी है अमेरिका ने, दक्षिणपंथी देश है, ओराबन जो भी है, तो उनको छूट दे रखी है। लेकिन इसके बावजूद पूरे यूरोप में ये एनर्जी की ज़बरदस्त क्राइसिस है, दोनों तरह से पड़ी। फिर जो टैरिफ लगाए हैं यूरोप पर अमेरिका ने, ट्रंप ने, उसमें ये तो है कि निगोशिएशन हो गया, एक पैक्ट हो गया, ईयू को 15% टैरिफ देना पड़ रहा है, जबकि यूएस के प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ है। और यूएस ने स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर पर 50% टैरिफ बरकरार भी रखा है। तो ये दबाव है यूरोप पर, तमाम तरह के जो सैंक्शन लगा रखे हैं या टैरिफ की वजह से उसकी हालत ख़राब है। और इसकी वजह से जो ईयू की जो जीडीपी है वो 0.3% तक कम हो सकती है। खासकर जर्मनी के ऑटो सेक्टर को भारी नुकसान पहुंच रहा है और पूरे यूरोपीय देशों का विकास धीमा पड़ रहा है। ये एक चल रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को ट्रेड चीटर्स कहा था, धोखेबाज कहा था, व्यापारिक धोखेबाज। और टैरिफ राजस्व जो है, रेवेन्यू से यूएस आयकर खत्म करने की बात की है और इससे यूयू को यूएस बाज़ार खोने का भी डर है। उसके लिए वो बाज़ार हाथ से निकल सकता है अगर अमेरिका ऐसा करता है तो। फिर राजनीतिक अस्थिरता जो चल रही है पूरे यूरोप में, वो ज़बरदस्त तरीके से निवेश को रोक रही है।
मैपल क्रॉफ्ट की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा यूरोपियन यूनियन में राजनीतिक जोखिम ग्लोबल औसत से 20% अधिक है। यानी निवेशकों को सोचना पड़ेगा कि यूरोप में जो 20% ज़्यादा रिस्की है, क्या वहाँ वो लगाएं। आप जानते हैं कि फ्रांस में एक तरह का स्टालमेट है, पॉलिटिकल स्टालमेट है। वहाँ सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जर्मनी में भी जो कोलिशन है वो भी काम नहीं कर पा रहा है। यूके में ब्रेग्जिट के बाद से और इटली में पॉपुलिस्ट सरकारें जो हैं या पॉपुलिस्ट पार्टियां हैं वो स्थिरता को चुनौतियां दे रही हैं। तो ये लगातार चल रहा है और ट्रंप का झटका जो है वो जो मागा का पूरा उनका प्लान है, रिविजनिस्ट नीति ने यूओ को तोड़ दिया है। यदि ईयू सर्वाइवल मोड में रह गया तो इसका गंभीर असंतोष पूरे यूरोप में फैलेगा। यानी किसी तरह से अगर कोई नया रास्ता नहीं निकालता है यूरोप और केवल सरवाइव करने की होड़ में ही लगा रहता है, जद्दोजहद में लगा रहता है, तो एक ज़बरदस्त असंतोष फैल सकता है और वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को और भी बढ़ाएगा। इस अस्थिरता से जाहिर है कि ईयू में जो इन्वेस्टमेंट है वो भाग रहा है। फिर एक और बड़ी चिंता यूरोप की बढ़ा दी है ट्रंप ने। आप सब जानते ही हैं कि ट्रंप जो हैं अब यूरोप की सुरक्षा से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यूरोप की सुरक्षा का ठेका अमेरिका ले, ज़्यादा खर्च अमेरिका करे, और इसीलिए वो पूरे यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं कि वो खर्च करे। और जिस तरह का दबाव डाल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि नाटो जो है वो डिफंक्ट हो जाएगा। वो शिथिल तो पड़ ही गया है लेकिन डिफंक्ट भी हो सकता है। और नाटो के बारे में ट्रंप ने कहा है कि उसकी जो आर्टिकल 5 है जिससे सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है कि अगर किसी नाटो के किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो नाटो के तमाम देशों पर हमला माना जाएगा, उस पर डाउट क्रिएट कर दिया। यानी अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो अमेरिका उसको नाटो का हमला नहीं मानेगा, वो देश निपटता रहे, उसकी जो मदद करनी है कर दी जाएगी, लेकिन उसको पूरे सीधे युद्ध में तब्दील और नाटो युद्ध में कूद पड़े, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने यूरोप पर दबाव बनाकर ये समझौता कर लिया है कि यूरोप के देश अपने जीडीपी का 5% खर्च करें अपनी सुरक्षा पर, नाटो पर, जो कि अभी केवल 2% के आसपास है। तो ये एक और अतिरिक्त बोझ यूरोप के देशों पर आ रहा है और उसमें बहुत परेशानी हो रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि यूरोप के देश धीरे धीरे यूक्रेन की मदद करने से पीछे हट रहे हैं। अभी अमेरिका ने कहा कि जो फ्रीज़ किया गया है रसिया का पैसा तमाम बैंकों में जो यूरोप के, उसको यूक्रेन को सौंपा जाए या यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कई देश उससे मुकर रहे हैं। बेल्जियम ने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा और बहुत सारे रूसी जो यूरोप के देश हैं वो चिंतित हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो रूस हमसे नाराज़ हो जाएगा और कल को हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और फिर एनर्जी वगैरह की क्राइसिस तो बढ़ ही सकती है। तो ये एक है। और दूसरे एक जो इमिग्रेशन का मसला है वो भी पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा रहा है। मेजॉरिटी नॉन यूरोपियन बनाने वाला बताता है कि ये दस्तावेज है अमेरिका का ही कि वो धीरे धीरे वो नॉन यूरोपियन इलाका बन रहा है। दुनिया भर के लोग वहाँ आकर रह रहे हैं और इससे यूरोपियन यूनियन में, यूरोप के देशों में तनाव बढ़ रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियाँ हैं जो उसको यूरोप को संकट में डाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूरोप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे रहता था अब वो बहुत पीछे चला जा रहा है। अब आप देखिए कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, विशेषकर से क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस,
इन सब में चीन ने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन 64 प्रमुख टेक्नोलॉजी में से 57 पर लीड कर रहा है, जबकि यूरोप के तमाम देश मिलकर तीसरे स्थान पर हैं अमेरिका के बाद। यूरोप की ताकत रिसर्च और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में है, लेकिन स्केल, निवेश और कमर्शियलाइजेशन में वो बुरी तरह से पिछड़ रहा है। अगर हम और इसको तुलनात्मक ढंग से देखना चाहें कि यूरोप और चीन की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर देखें तो चीन की स्थिति 15 प्रमुख मॉडल्स, पब्लिकेशंस और पेटेंट्स में लीड ले रहा है और परफॉर्मेंस यूएस के लगभग बराबर है, जबकि यूरोप की स्थिति है कि 15 के मुकाबले केवल 3 मॉडल्स में वो लीड है। रिसर्च स्ट्रांग है लेकिन कमर्शियलाइजेशन बहुत वीक है। इसी तरह से बायोटेक में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन क्लिनिकल ट्रायल्स में डबल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत तेज है। यूरोप की स्थिति वैक्सीन रिसर्च में अच्छा लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है। सेमीकंडक्टर को लीजिए, असेंबली, टेस्टिंग और मटेरियल्स में लीड ले रहा है चीन। ह्यूआई जैसी कंपनियां बहुत मजबूत है। ईयू चिप्स एक्ट से 20 बिलियन डॉलर निवेश कर रहा है, लेकिन एडवांस चिप में बहुत पीछे है, मार्केट शेयर केवल 10% है। क्वांटम कंप्यूटिंग में लीजिए, सेंसिंग कम्युनिकेशन लीड में उसने 9 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और 1200 माइल QKD नेटवर्क खड़ा कर लिया है। क्वांटम फ्लैगशिप प्रोग्राम स्ट्रांग है यूरोप का भी, लेकिन यूएस चीन के बराबर अभी पहुंच रहा है, लेकिन पिछड़ता भी जा रहा है। चीन थोड़ा आगे निकलता जा रहा है। स्पेस में लॉन्च फ्रिक्वेंसी और पेलोड में तेज क्वांटम सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर चुका है। और यूरोप का जहां तक बात है तो वो ESA से कोलैबोरेशन कर रहा है, लेकिन लॉन्च पर निर्भर है रूस या US पर। तो ये तमाम एरिया हैं जहां पर ओवरऑल रैंकिंग अगर आप देखें तो US फर्स्ट पे है, चीन सेकंड पर है, लेकिन कई सब कैटेगरी में चीन फर्स्ट पर है, यूरोप थर्ड। बेलफोर सेंटर के इंडेक्स में यूरोप US स्कोर का आधा और चीन का 2/3 है। आप सोचिए कितना पीछे है। तो ये एक चुनौती है यूरोप के सामने, और ढेर सारी चुनौतियां हैं। वहाँ की आबादी भी धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसे में जो मैन पावर है उसका भी चैलेंज है। बाहर से इमिग्रेंट्स को लाकर अगर काम करवाएंगे तो वो राजनीतिक स्थिरता का सबब बनता है। तो तमाम तरह की चुनौतियां यूरोप के सामने खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों से कैसे निकलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज पूरे यूरोप के सामने, क्योंकि वो पिछड़ता जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि बाकी देशों के साथ अपना व्यापार वगैरह बढ़ा के उसको मैनेज करे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आने वाले समय में अगर वो फिर से मंदी में के जाल में फंस जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल चीन की प्रतिद्वंद्विता में भी पिछड़ रहा है। अमेरिका जो उसका पुराना दोस्त, पुराना यार होता था, उसने उसको धोखा दे दिया है, दगा दे दिया है, और अमेरिका पर निर्भरता भी उसकी एक कमज़ोरी थी जो इस मौके पर और बड़ी होकर उभरी है। देखना यह कि यूरोप की लीडरशिप इस क्राइसिस को मैनेज कर पाती है या इस क्राइसिस में डूब जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।